सुप्रभातम। अहं दीनानाथ साह सह प्राचार्य संस्कृतम पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः बैगनी दरभंगातः। सम्प्रति अहं उपस्थितो अस्मि उपशास्त्री कक्षायाः साहित्य छात्राणां कृते काव्य दीपिकां नाम्नीं पुस्तकम् आदाय गतकक्षायाम् अहं व्याख्यानं दत्तवान् मंगलाचरण विषये। इदानीं काव्य दीपिका ग्रंथांतर्गते काव्य परियोजनोपरि व्याख्यानं प्रस्तौमि। छात्राणां सुखबोधार्थं हिंदी भाषायाम् एव कथयामि। प्रिय छात्रों, पिछली कक्षाओं में आपको मैंने काव्य दीपिका के मंगलाचरण को प्रस्तुत किया था। आज आपके समक्ष काव्य प्रयोजन को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। काव्य प्रयोजन के संबंध में पंडित कांतिचंद भट्टाचार्य ने आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन को, जो काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में उल्लिखित है, प्रस्तुत करते हुए कहा है। काव्यं यशसे अर्थकीर्ते व्यवहार विदेशी वेतर छतये सद्यः परनिर्वृत्तये कांतः संमितयोपदेश युजे। उनके अनुसार व्याख्या की गई। काव्यं हि पाठादि समनंतरम एवा निर्वचनीय विलक्षणानंदाय कालिदासादीनामिव यशः संपते श्रीहर्षादे धावकादि नामिव धनम अधिगमाय लोकाचारादि परिज्ञानाय सुधामयेनोपदेश वचनेन रामादिवत प्रवर्तितव्यं न रावणादिवतिति सतपथ प्रवर्तनाय साधु विगरहित वर्तमानुवर्तनाय च तद्भाषासु व्युत्पत्ति लाभाय च यथा योग्यं कवेः पाठकानां च भवति इति। छात्रों, यह जो काव्य प्रयोजन प्रस्तुत किया गया है, यह आपकी पाठ्य पुस्तक काव्य दीपिका में प्रमुख स्थान रखता है। काव्य दीपिका में विभिन्न आलंकारिकों के काव्य शास्त्रीय तत्वों संबंधी विचारों, परिभाषाओं एवं मतों का संकलन किया गया है। काव्य हृदय में उद्वेलित अमूर्त भावनाओं का मूर्त रूप है, जहाँ हम वामन, मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, दंडी आदि आलंकारिक विद्वानों का काव्य शास्त्रीय तत्वों संबंधी विचारों एवं मतों से अवगत होते हैं। काव्य दीपिका के प्रारंभ में ही ग्रंथकार ने मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन को स्थान दिया है, जिसे महाकवि मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में मंगलाचरण के अनंतर प्रस्तुत किया है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व कर्ता का कोई निश्चित प्रयोजन होता है। उसी प्रयोजन के अभिभूत होकर कर्ता कार्य विशेष को करता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते। इस कथनानुसार कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी लाभ के बिना, अर्थात प्रयोजन विशेष को लक्ष्य किए बिना किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि जब तक कर्ता को विषय, प्रयोजन
संबंध और अधिकारी का ज्ञान नहीं होता है, तब तक अनुबंध चतुष्ट ज्ञानकर्ता का कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। इसी कारण काव्य दीपिका के प्रारंभ में ही काव्य विषयक अन्य ज्ञान के पूर्व मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन को प्रस्तुत किया है। काव्य यश तथा धन के लिए, व्यवहार ज्ञान तथा दुख नाश के लिए, रसास्वादन काल में द्वितीय साहित्य ज्ञान आनंद रूपता के लिए और कांता के मधुर उपदेश के समान उपदेश के लिए होता है। काव्य के 6 प्रयोजन बताए गए हैं, जिसमें प्रथम प्रयोजन काव्यं यशसे। प्रथम तो काव्य का प्रयोजन यश लाभ है, क्योंकि भारतीय कर्णधारों एवं मनुष्यों की मान्यता रही है कि यह पंच भौतिक शरीर नश्वर शरीर तथा अन्य सांसारिक चाकचक्य सब मिथ्या एवं नश्वर है, केवल यश ही चिरस्थायी है। इसीलिए महाकवियों ने काव्य रूपी सदरचना द्वारा यश प्राप्त करके जैसा शरीर से ही अमरता को प्राप्त किया है। कालिदास ने रघुवंश के द्वितीय सर्ग में यश का महत्व प्रकट करते हुए लिखा है कि मंच हिंस्यस्तव चैन मतोहं यशः शरीरे भव में दयालु एकांत विध्वंसिषु मद विधातां पिंडे स्वनास्था खलु भौतिकेषु। इस तपोभूमि में सहस्रों उदार पुरुषों ने पंच भौतिक शरीर आदि सुखों की उपेक्षा करके यश प्राप्त करके सदा के लिए अमर हो गए हैं। इसी हेतु काव्य का प्रथम प्रयोजन यश कहा गया है। जैसा कि महाकवि कालिदास, व्यास, भास, भवभूति, भारवी, माघ आदि महाकवियों ने काव्य रचना करके विश्व में यश से परम सिद्धि प्राप्त कर यश शरीर से अमरत्व को प्राप्त किया है। कालिदास ने रघुवंश के प्रारंभ में काव्य के मुख्य प्रयोजन यश का महत्व निम्नलिखित श्लोक से अभिव्यक्त किया है। मंदः कविर्यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यतां प्रांशुलंभे फले लोभाद् उद्बाहुरविवामनः। अतः काव्य का प्रथम प्रयोजन यश है। द्वितीय प्रयोजन अर्थ कहा गया। काव्यं अर्थकृते, काव्य अर्थ के लिए है। काव्य रचना का द्वितीय प्रयोजन अर्थोपार्जन है। अर्थ का अपरिहार्य प्रभुत्व अनुभव करके विद्वानों ने अर्थस्य पुरुषोदास सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती इत्यादि सूक्तियों से अर्थ की आवश्यकता स्वीकार की है। यह अर्थ प्राप्ति भी काव्य रचना से ही हो सकती है। जैसा कि प्रसिद्ध है कि धावक आदि कवियों ने हर्ष आदि के नाम से रत्नावली, नाटिका आदि की रचना करके प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त किया था। इत्यादि अनेक उदाहरण भोज प्रबंध में प्राप्त होते हैं। तृतीय प्रयोजन व्यवहार विदेय, व्यवहार की सम्यक जानकारी है। काव्य के सम्यक अध्ययन से लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होता है। अनेक विद्वान भी व्यवहार ज्ञान के बिना उपहास को प्राप्त हुए हैं। अतः व्यवहार ज्ञान के लिए काव्य एवं साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। रामायण और महाभारत व्यवहार ज्ञान के लिए साहित्य सागर हैं। राजा तथा प्रजा को, पति पत्नी को, भाइयों को, मित्रों को, सेवकों को, शत्रुओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा प्राचीन काल में कब कैसा व्यवहार किया जाता था, वेशभूषा, खान पान आदि कैसा था, यह सब काव्य के पठन एवं श्रवण से ही होता है। अतः व्यवहार ज्ञान काव्य का तीसरा प्रयोजन है। चतुर्थ प्रयोजन शिवेतर क्षतये, शिवेतर अमंगल नाश के लिए काव्य की रचना की जाती है। काव्य रचना अथवा पठन एवं श्रवण अमंगल नाश में भी समर्थ है। यह काव्य का चतुर्थ प्रयोजन है। जैसा कि महाकवि बाणभट्ट एवं उनके
साला कवि मयूरभट्ट के साथ घटी। जैसा कि घटना है, किंवदंती है कि महाकवि बाणभट्ट की पत्नी किसी कारण से अप्रसन्न हो गई। महाकवि बाण अपनी पत्नी को मनाने का प्रयत्न करते करते रात बीत जाने पर वे पत्नी से कह रहे थे कि गत प्राया रात्रि कृष्ण तनु शशि श्रियत इव प्रदीपोऽयं निद्राव समुपगतो घोर्नतैव प्रणामांतो मानस्त्यजसी न तथापि क्रुधमहो। इस प्रकार मनाने में व्यस्त बाणभट्ट ने 3 पद्यों की रचना के बाद चतुर्थ पद की योजना के लिए आवृत्ति कर ही रहे थे कि उसी समय प्रातः काल के भ्रमणार्थ निकले उनका साला मयूरभट्ट उन्हें साथ लेने के लिए द्वार पर आए एवं वाण की रचना की आवृत्ति सुनकर रुक गए। सहसा तीव्र स्वर से चतुर्थ पद की पूर्ति करके मयूरभट्ट ने सुना दिया कि कुछ प्रत्याशत्या हृदयमपि ते चंडी कठिनम। यह सुनकर वाण की पत्नी ने क्रोध के आवेश में स्वर बिना पहचाने ही कोढ़ी होने का शाप दे दिया, जिससे वाण का साला कोढ़ी हो गया। सारी बातों की जानकारी मिलने पर वाण की पत्नी ने कुष्ठ निवारणार्थ सूर्य शतक की रचना का उपदेश दिया। वाण का साला मयूरभट्ट भी गंगा के किनारे सूर्य स्तवन करके कुष्ठ से निवृत्त हुए। इस प्रकार की अनेक घटनाएं मिलती हैं, अतः काव्य से अमंगल नाश होता है। यह काव्य का चतुर्थ प्रयोजन है। पंचम प्रयोजन सद्य पर निर्वृत्ते। वस्तुतः काव्य के 6 प्रयोजनों में सद्य पर निर्वृत्ति ही मुख्य एवं श्रेष्ठ प्रयोजन माना जाता है। काव्य के पठन तथा श्रवण एवं दर्शन के द्वारा पाठक, श्रोता, दर्शक अलौकिक रसास्वादन को प्राप्त करते हैं और प्रनिवृत्ति अर्थात परम शांति एवं अलौकिक आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। यह अलौकिक आनंद ब्रह्मानंद सहोदर की अनुभूति केवल काव्य से ही हो सकती है। अतः मम्मट द्वारा प्रतिपादित सद्य पर निर्वृत्ति अर्थात विगलित विद्यांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद सहोदर की अनुभूति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। षष्ठ प्रयोजन कांता संमितयो उपदेश युजे। काव्य प्रयोजनों के अंत में अंतिम प्रयोजन कांता संमित उपदेश माना है। काव्य में अनेक प्रकार के उपदेश मिलते हैं। ये उपदेश 3 प्रकार के कहे जाते हैं, त्रिविध हैं। शब्द प्रधान प्रभु सम्मित उपदेश, अर्थ प्रधान सुहृद सम्मित उपदेश और रस प्रधान कांता सम्मित उपदेश। शब्द प्रधान प्रभु सम्मित उपदेश से तात्पर्य वेदादि शास्त्रों के उपदेश से माना जाता है। अर्थ प्रधान सुहृद उपदेश पुराणादि के उपदेश भिन्न कोटि के उपदेशों में ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि पुराण इतिहास मित्रवत उपदेश देते हुए कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यं न रावणादिवत, अर्थात राम आदि की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण आदि की तरह नहीं। अर्थात पुराने इतिहास के उपदेश वेदादि की तरह शब्द प्रधान न होकर अर्थ प्रधान होते हैं। अतः पुराणादि के उपदेश का अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है, अपितु अभिप्राय समझकर अनुसरण किया जाता है। रस प्रधान का कांता सम्मितो उपदेश। काव्य का उपदेश तो पर्युक्त प्रभु सम्मित एवं सुहृद सम्मित उपदेश की अपेक्षा भिन्न एवं विलक्षण होता है। इस उपदेश में रस की प्रधानता होती है। इस रस प्रधान उपदेश सम्मत को ही कांता सम्मितो उपदेश कहते हैं। जब कांता किसी कार्य में पुरुष को प्रवृत्त या निवृत्त करना चाहती है तो कांता अपने सामर्थ्य से रसमय वातावरण प्रस्तुत करके ही पुरुष की प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिए प्रेरित करती है। ठीक इसी प्रकार काव्य के रसास्वादन के साथ साथ कर्तव्य
एवं समुन्नति के कार्यों में सहर्ष प्रवृत्त होता है। अतः यह सरस उपदेश ही काव्य का अंतिम कांतः संमित्तोपदेश माना जाता है। इसीलिए कवि को सदा रसमय कांतः संमित्तोपदेश प्रधान रचना करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार काव्य दीपिका में उद्धृत मम्मट प्रोक्त काव्य प्रयोजन मुख्यतः 6 प्रकार के बतलाए गए हैं, जो काव्य रचना के प्रयोजन पर प्रकाश डालता है। और वस्तुतः कोई भी रचनाकार, कोई भी कवि अपनी रचना को करने में इन प्रयोजनों को सन्निहित किए हुए रहता है। बिना प्रयोजन का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। प्रयोजन की सिद्धि रचनाओं के द्वारा कवि लोग करते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ काव्य के 6 प्रयोजन को मैंने प्रस्तुत किया। पुनः आगे की कक्षा में अगली बातों को रखूंगा। धन्यवाद।